हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल जोशी फ्रॉम मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफ रेजोनेंस। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18 मई 2025 को जे एडवांस का जो पेपर हुआ था, उसका जो ऑफिशियल पेपर 1 था, उसके सॉल्यूशंस उस पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं 1 बाय 1 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट निकालने का सवाल है, लेकिन फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं उन्होंने। एक एफ एक्स डिग्री 4 का फंक्शन डिफाइन कर रखा है, जी एक्स डिग्री 4 का है, एच एक्स भी हमारे पास जो है वो बेसिकली वो डिग्री 3 का आ जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स इज। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानकारी जो बच्चों ने दे रखी है वो ये है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ से एफ एक्स और जी एक्स कैलकुलेट करने के बारे में सोचूं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो एफ एक्स में से अगर मैं जी एक्स माइनस करूंगा, डिग्री 4 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एंड व्हाट वी गेट a3 माइनस b3 इंटू एक्स क्यूब, फिर आएगा बच्चों a2 माइनस b2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 7x और फिर आएगा a1 माइनस b1। बट हमें दिया हुआ है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए या किसी भी रियल नंबर को डालूं तो ये 0 नहीं आना चाहिए ना। अब ध्यान से देखें, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो a1 b1 c1 सब रियल नंबर है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 सब रियल नंबर दे रखे हैं। तो अगर ये रियल नंबर है तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा, अगर ये नॉन जीरो रहेगा तो इसके नॉन जीरो रहने से क्या होगा, एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं तो वो x की किसी कम से कम एक वैल्यू पर तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर ये सारे कोफिशिएंट रियल नंबर हमें दे रखें और अगर ये नॉन जीरो हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो फिर इसका मतलब कम से कम इसका एक रियल रूट आएगा ही आएगा। लेकिन हमें दे रखा है कि किसी भी रियल नंबर पर ये जीरो नहीं हो रहा, और अगर ये किसी भी रियल नंबर पर जीरो नहीं है तो इसका मतलब एक क्यूबिक नहीं हो सकता। देयरफॉर a3 माइनस b3 बराबर 0, इट इंप्लाइज a3 बराबर b3। a3 और b3 की वैल्यू बराबर आ जाएगी, और अगर a3 बराबर b3 है तो ये हमने कंक्लूड किया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो hx हमें दिया हुआ है यहां से हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है ना। तो देखो, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में से पहले निकाल लेता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ x की जगह एक्स प्लस 1 रख भी दूंगा तो यहाँ एक्स क्यूब नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा बच्चों यहाँ से a3, फिर अगर मैं x की जगह एक्स प्लस 1 रख भी दूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 4। तो वहां से जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा बच्चों 4c3 आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में से मैंने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लिया, माइनस साइन लगा दिया। अब मैं जी ऑफ एक्स प्लस 2 में से क्या करूंगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लूंगा, और जी ऑफ एक्स प्लस 2 में से निकालूंगा तो यहाँ अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रखूंगा तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो एक तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये एक तो आ जाएगा हमारे पास b3, और b3 के बाद अगर मैं यहाँ रखूंगा x प्लस 2 तो x प्लस 2 मुझे निकालना है और हम देख रहे हैं कि हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है x प्लस 2 होल पावर 4 में से। अगर मैं बेसिकली x प्लस 2 होल पावर 4 में से अगर मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालूंगा तो जनरल टर्म अगर मैं लिखूंगा तो NCR x रेस्ट टू पावर n माइनस r इंटू a रेस्ट टू पावर r। अब अगर मैं चाह रहा हूँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालूं तो उसमें r बराबर 1 लिखूंगा, और r बराबर 1 लिखने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4c1 आ जाएगा, और r बराबर 1 लिखने पर 2 रेस्ट टू पावर 1 आ जाएगा। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx। और हमें पता है कि a3 बराबर b3 है, तो इस a3 से b3 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट, दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, तो -4 इज द करेक्ट आंसर। तो -4 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 3 स्टूडेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यू दे रखा है एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ध्यान से देखें, हमें दे रखा है भाई S1, S2, S3 में से कम कोई एक सॉल्व कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 ये बच्चों में गिवन है ना। और हम जानते हैं भाई S1 सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए, उससे S2 के सोल्व कर पाने या नहीं कर पाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इनकी सॉल्विंग एबिलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार। और ये बच्चों में दिया हुआ है 1/10 के बराबर, ये हमें दिया हुआ है 1/2 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1/2 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ U इज इक्वल टू 1/2। ये मुझे 1/2 के बराबर दिया हुआ है बच्चों ना। अब यहाँ क्या करते हैं, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 हमने एज्यूम कर लिया कि X के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 हमने एज्यूम कर लिया कि Y के बराबर है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 सोल्व कर पाए इसको हमने Z एज्यूम कर लिया। तो दिस इक्वेशन विल बिकम 1 माइनस 1 माइनस x इंटू 1 माइनस y इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से मैं कैलकुलेट करके बोल सकता हूं कि 1 माइनस x इंटू 1 माइनस y इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली जानकारी हमारे पास थी, इसका यूज कर लिया और कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ v दे रखा है। v का मतलब क्या है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको कैसे लिख लूंगा बच्चों में, इसको देखो मैं ऐसे लिख लूंगा, हमें दे रखा है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 ने सॉल्व कर लिया गिवन दैट S2 और S3 नाइदर S2 नॉर S3, ये मुझे दे रखा है बच्चों ने, एंड दिस इज इक्वल टू 1/10। आई थिंक ये हमें गिवन है कि ये 1/10 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 1/10। तो यहां से मैं XYZ के अंदर एक रिलेशन और डेवलप कर लूंगा ना, इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार हो जाएगा, और ये बीच में हो जाएगा नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार इज इक्वल टू 1/10। इसको लिख सकते हैं बच्चों, S1 ने सोल्व कर लिया, S2 सोल्व नहीं कर पाया और S3 भी सोल्व नहीं कर पाया। तो S1 सोल्व कर लिया, प्रोबेबिलिटी AX आ गया, ये 1 माइनस y आ जाएगा बच्चों इंटू 1 माइनस z, और इसको लिख पाएंगे हम 1 माइनस y इंटू 1 माइनस z। तो यहां से डायरेक्टली x ही निकल जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू 1/10 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब x के 1/10 आने से यहां से फटाफट देखो आप, x के 1/10 आने से यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, अगर x 1/10 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस ये आ जाएगा 9/10 इंटू 1 माइनस y इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू 1/2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1 माइनस y इंटू 1 माइनस z, दिस विल कम आउट टू बी 5/9। ये आ जाएगा बच्चों 5/9 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 से ही हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं चाहे तो अपन। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन का यूज किया हमने ना। नेक्स्ट आते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी W दे रखा है, W में लिखा हुआ है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। S2 ने सॉल्व कर लिया, S3 ने सॉल्व नहीं किया, वो 1/12 दिया हुआ है हमें ना। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, उसका यूज कर लेते हैं। यहां पर हम इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। S2 ने सॉल्व किया है लेकिन S3 ने सॉल्व नहीं किया, S2 ने सॉल्व कर लिया, S3 ने सॉल्व नहीं किया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 बार, इसको लिख सकते हैं अपन x 1 इसको y इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू 1/12। ये 1/12 दिया हुआ है बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, 1/12 दिया हुआ है शायद, दिस इज 1/12। निकालना क्या है मुझे देखता हूं मैं, हमें निकालना है कि t इज S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी S3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, ये मुझे निकालना है। तो और हमें PT का मतलब S3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले ये कैलकुलेट करना है, और हमने एज्यूम कर रखा है कि S3 अगर प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो मुझे बेसिकली Z कैलकुलेट करना है ना, हमें Z को कैलकुलेट करना है। तो Z को कैलकुलेट करने के लिए बस इस इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। अगर मैं 3 को और 4 को डिवाइड करूंगा तो 3 और 4 को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3 को डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो व्हाट वी गेट 1 माइनस y अपॉन y इज इक्वल टू 5/9। तो वहां था 5/9 और इंटू कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया ना। तो इससे कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया है। ये आ गया हमारे पास, दिस इज 20/3 आ गया बच्चों ना। और यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वी गेट 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 20y। तो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 3/23। ये y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/23। और अगर y आ गया तो z तो मैं निकाल ही सकता हूं, मुझे z ही निकालना है ना। तो z निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा,
जेड निकालने के लिए हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर वाई आ गया हमारे पास तो यहाँ से जेड निकाल लेंगे। एंड फ्रॉम अगेन इक्वेशन नंबर 4 हम आसानी से फिर अब जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और जेड को कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमें निकालना। जेड का मतलब है कि S3 ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगेन सिंस वाई आ गया 3/23, ये वाई आ गया हमारे पास, 1 माइनस जेड लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन का यूज करके निकाल रहे हैं अपन। और यहाँ से कितना आ गया 1/12 आ गया। देयरफॉर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड कितना आ गया बच्चों 23/23 ये कितना आ गया 3/23 आया था अपने, दिस इज 3/23, ये आ गया था बच्चों 3/23, तो ये आ जाएगा 23/36 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं जेड निकालूंगा तो जेड इज 13/36 एंड दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 13/36 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है। लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स X बी डिनोटेड बाय X ट्रांसपोज, देन द नंबर ऑफ 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस Q विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट, यानी Q के अंदर जो एंट्रीज है वो इंटीजर है और हमें दे रखा है Q इनवर्स इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज। तो एक तो अपन ऐसे यूज कर लेंगे, सिंस Q इनवर्स बराबर Q ट्रांसपोज है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास I इज इक्वल टू Q इंटू Q ट्रांसपोज। तो एक तो मुझे ये इनडायरेक्टली मैंने पता लगा लिया कि भाई Q और Q ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगा, उससे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और एक PQ बराबर QP है, यानी कम्यूटेटिव प्रोडक्ट है ना उनका। तो बस मुझे Q को एज्यूम करना पड़ेगा और Q मैट्रिक्स निकालने के बाद ही हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पता लगा पाएंगे कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो P हमें दे रखा है, Q मैं एज्यूम कर लेता हूं बच्चों ना, Q मैट्रिक्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट Q इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब हमें क्या करना है, PQ बराबर QP करना है ना, तो मुझे करना है PQ बराबर QP। ये मेरी, अब इसी का यूज करके हम बेसिकली Q को कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे। P हमें दिया भाई, ये P को मैं लिख भी लेता हूं यहाँ पर। P हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, वो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 3 लिखा हुआ है ना। बस अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है A1 B1 C1, फिर यहाँ लिखा हुआ है A2 B2 C2, फिर यहाँ लिखा हुआ है बच्चों A3 B3 C3। और हमने ये तो P लिखा हुआ है, अच्छा P को मुझे पहले लिखना है ना, PQ लिखना है पहले, 2 0 0, फिर आ जाएगा 0 0 0 2 0 और ये आ गया 0 0 3, ये तो PQ हो गया। अब QP को लिखता हूं मैं तो A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, और यहां पर आ गया हमारा P। तो P का मतलब हो गया 2 0 0 0 2 0 और 0 0 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। बस इनको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 2A1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 2B1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2C1 आ जाएगा। फिर अगर मैं मान लो 2 1 निकालना चाहूँ तो इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे आ जाएगा 2A2, फिर आ जाएगा 2B2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2C2। अगेन 3 1 चाहिए तो उससे आ जाएगा 3A3, उससे फिर आएगा 3B3 और उससे आ जाएगा 3C3। ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ना। तो यहां से कितना आएगा 2A1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर फर्स्ट रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 3C1 आ जाएगा। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, तो व्हाट वी गेट 2A2, फिर उसके बाद आ जाएगा 2B2, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3C2। ये सेकंड रो को मैंने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ही आ गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2A3, उसके बाद 2B3 और उसके बाद बच्चों कितना आ गया 3C3 आ गया ना, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो 2A1 से 2A1 मैच कर रहा है, 2B1 से 2B1 मैच कर रहा है। हम देख रहे हैं भाई ये एलिमेंट और एलिमेंट बराबर होने चाहिए ना, और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब C1 बराबर 0 आ गया बच्चों ना, यानी ये क्लियर हो गया कि C1 बराबर 0 है। फिर 2A2 से 2A2 मैच कर रहा है, 2B2 से 2B2 मैच कर रहा है, अगेन ये 2C2 है और ये 3C3 है, तो ये बराबर होने के लिए जरूरी है कि C2 भी 0 आ जाएगा। फिर ये 3A3 मैच कर रहा है, 3A3 मैच नहीं कर रहा है, ये 3A3 हमारे पास है, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 2A3 लिखा हुआ है, यानी A3 की वैल्यू 0 आ गई।
एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ 2b3 लिखा हुआ है या 3b3 लिखा हुआ है, तो b3 बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, और c3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो यानी इससे मालूम पड़ा कि अगर pq बराबर qp है तो हम बोल सकते हैं कि q जो मैट्रिक्स होगा ना बच्चों वो इस फॉर्मेट में आएगा। a1 के बारे में हम कमेंट कर नहीं पाए, b1 के बारे में कमेंट कर नहीं पाए, लेकिन c1 तो 0 हो गया हमारे पास। ऐसे इस a2 के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाए, b2 के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाए, लेकिन जो c2 आ गया वो 0 आ गया। और ऐसे ही हमारे पास a3 कितना आ गया, 0 आ गया, b3 भी 0 आ गया, और c3 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर पाए ना, c3 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो c3 के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाया ना। अब ये हमने एक q फॉर्मेट पता लगा लिया कि भाई pq बराबर अगर qp है तो q हमारे पास इस फॉर्मेट का होगा। लेकिन अब हमें दिया हुआ क्या था, हमें दिया हुआ था कि q इनवर्स बराबर q ट्रांसपोज है, और q इनवर्स बराबर q ट्रांसपोज का मैंने ऐसे यूज कर लिया था कि q इनवर्स बराबर q ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है तो अगर मैं q से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट i इज इक्वल टू q इंटू q ट्रांसपोज। और अब इसी का इस्तेमाल करके मुझे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पता लगानी है ना। तो अब इसका कोई जरूरत है नहीं हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास q हमने कैलकुलेट कर ही लिया, और q कैलकुलेट करने के बाद हमें सिर्फ q की रिक्वायरमेंट ही आएगी। तो हम देख रहे हैं भाई q इंटू q ट्रांसपोज निकालना है मुझे, तो q इंटू q ट्रांसपोज निकालने, और मुझे आई करना है उसको ना, q इंटू q ट्रांसपोज को मुझे आई करना है। तो ये तो q लिखा हुआ है बच्चों, q ट्रांसपोज अगर मैं लिखूंगा तो a1 b1 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a2 b2 0, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 0 0 c3। ये q इंटू q ट्रांसपोज, इसको मैंने आई कर दिया, ये 3/3 का है तो ये 3/3 का क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बस अब मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना है ना। तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ से, और ये 1 आ गया, क्योंकि यहाँ का 1 1 निकालेंगे और यहाँ का 1 1 निकाल लिया। अब अगर मैं इस फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग a1 a2 प्लस का b1 b2 बराबर 0 आ जाएगा। थर्ड रो को अगर मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। फिर अगेन जब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आ जाएगा a1 a2 b1 b2 बराबर 0 आ जाएगा। फिर ये आएगा बच्चों a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर बराबर 1 आ गया। और अगर मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऐसा आ गया बच्चों ना। अब हमें क्या है, ये हमने q इंटू q ट्रांसपोज बराबर i का यूज कर लिया। अब हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस q निकालना है, यानी हमें पता है ये सब इंटीजर एंट्रीज हमारे पास है, a1 b1 a2 b2 c3 ये सब इंटीजर हमारे पास है, और वो इंटीजर होने के साथ साथ ऐसा होना जरूरी है। तो मुझे देखना पड़ेगा भाई इसको फिल करने के तरीके कितने हैं, इसको फिल करने के इन प्लेसेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे। तो हम ध्यान से देखें, अब इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्रोडक्ट लिख रखा है सिर्फ मुझे बस यही सर्च करना है यहाँ से कि मैं a1 b1 a2 b2 और c3 को किस तरह से निकालूंगी, सेटिस्फाई कर दे। तो देखो ये हमारे पास जो कंडीशन है, अगर ये सब इंटीजर है तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कंसिडर करता हूं कि a1 स्क्वायर को मैं 1 मान लेता हूं। अगर a1 स्क्वायर 1 है तो ये कंफर्म है कि b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि भाई ये तो सेटिस्फाई करा दिया मैंने, मैं उल्टा भी मान सकता था। फर्स्ट केस मैंने ये ले लिया और सेकंड केस में ये कंसिडर कर लेता हूं कि हमारे पास अब a1 स्क्वायर को मैं 0 ले लूंगा और b1 स्क्वायर को कितना ले लूंगा बच्चों, 1 ले लूंगा ना। लेकिन अब मैंने इससे ये सेटिस्फाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमें बेसिकली a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर 1 लाना है और ये देखना है 0। अगर ये 1 है हमारे पास तो फिर हम जानते हैं कि हमारे पास यहां से जो है वो a2 को मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और c3 स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट है तो c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, यानी a1 + 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, b1 के पास एक ही चॉइस है, a2 के पास एक ही चॉइस है, b2 के पास 2 ऑप्शन है। तो देखो इसको फिर अगर मैं इस फर्स्ट वाले केस की बात करता हूं तो इस वाले प्लेस को भरने के 2 तरीके मेरे पास है, इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका मेरे पास है, ये तो 0 फिक्स हो ही रहा है। अगेन a2 को फिक्स करने का एक ही तरीका है, b2 को भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं और c3 को भरने के 2 तरीके हैं ना। तो यहां से नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो q बनेगी ना 2 × 2 × 2, 8 मैट्रिसेस तो बच्चों यहां से बन जाएगी ना। सिमिलरली अब सेकंड वाले पर आते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 1 आ जाए तो a1 स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, b1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया। लेकिन अगर मुझे ये लाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये 0 है तो मुझे a2 स्क्वायर को 1 करना पड़ेगा आपकी बार, एंड और जो b2 स्क्वायर है उसको मुझे 0 करना पड़ेगा, और c3 स्क्वायर इंडिपेंडेंट था ना तो c3 स्क्वायर को कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखें अगेन a1 के पास फिक्स ऑप्शन है,
ये तो जीरो हो गया। ऐसे हमारे पास क्या हो गया, B2 भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके और इसको भरने के दो तरीके। अगेन नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर 2 × 2 × 2। तो टोटल जो मैट्रिसेस बनेगी बच्चों वो 16 मैट्रिसेस बन जाएंगी। 16 मैट्रिसेस बनेंगी जो हमारे पास पॉसिबल होंगी ना। 16 नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर 16। तो 16 विल द करेक्ट आंसर। 16 आंसर करेक्ट आ जाएगा बच्चों। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों बना। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देखें 3D से रिलेटेड सवाल है। लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय द इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशन है, दो प्लेन की इक्वेशन है और हमारे पास एक तो 2x + 3y + z बराबर 4 है। इसको भी लिख लेता हूं मैं 2x + 3y, 2x + 3y + z = 4। एक तो ये प्लेन दिया हुआ है हमें 2x + 3y + z = 4। एक दे रखा x + 2y + z बराबर 5। x + 2y + z = 5। ये मुझे दिया हुआ है बच्चों, दो प्लेन दे रखे हैं ना, 2x + 3y + z बराबर 4 और x + 2y + z बराबर 5। x + 2y + z बराबर, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए लाइन पर और उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। पहले मैंने मान लिया भाई इन प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके डायरेक्शन रेशियो ABC है और उसके डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो 2a + 3b + c बराबर 0। और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, a + 2b + c बराबर 0। यहां से मैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा a/b/ L1 जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा। तो उससे कितना आ जाएगा बच्चों 3 - 2। फिर b के नीचे लिखूंगा तो कितना आएगा 1 - 2 और अगर मैं c के नीचे लिखने जाऊंगा तो 4 - 3। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया है, ये आ गया a/1 = b/-1 = c/1। यानी जो L1 लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 1 - 1 1। अब लाइन पर एक पॉइंट चाहिए। लाइन पर पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या करा, z को 0 एज्यूम कर लिया। लेट z बराबर 0। तो उससे कितना आ गया बच्चों 2x + 3y = 4 आ गया और उससे कितना आया फिर x + 2y बराबर 5 आ गया। अब यहां से मैं सोल्व करके x और y को निकाल सकता हूं। तो x बराबर मेरे हिसाब से आ जाता है बच्चों, इसमें z तो 0 आ गया, x बराबर 7 लूं और y को माना x बराबर 7 और y बराबर 6। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 2x और प्लस का 4y = 10, ये ऐसा आ गया। अब इनको माइनस कर दो आप, इनको माइनस करने पर कितना आ गया y = 6 आ गया और y अगर 6 है तो ये 18 आया। 18 से x बराबर आ गया -7। तो ये बच्चों उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -7 6, 0। तो लाइन L1 की इक्वेशन निकाल पाया बच्चों में ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 इज, यहां से पास हो रही है तो x + 7/1 = y - 6/-1 = z - 0/1। ये L1 का इक्वेशन आ गया बच्चों। अब वो L2 के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं ना। -7 मैंने सही निकाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4y बराबर 10 आ गया। माइनस करने पर बच्चों y आ गया, y बराबर 6। y बराबर 6 को मैंने यहाँ लिखा 12 -7 आ गया। तो -7 6 0 पॉइंट आ गया। डायरेक्शन रेशियो आए थे 1 - 1 1। तो ये L1 को कैलकुलेट कर लिया बच्चों ने। L2 के बारे में बोल रखा है, सपोज दैट L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1 3 एंड पैरेलल टू L1। 2 - 1 3 से पास हो रही है, 2 - 1 3 से, और L1 के पैरेलल है ना। तो L2 जो लाइन है वो पास हो रही है 2 - 1 3 से। एक पॉइंट P दे रखा है अपने को, मैं P को लिख देता हूं यहां पर 2 - 1 3। एक बार कंफर्म करते हैं बच्चों ना, 2 - 1 3 ये P पॉइंट से पास हो रही है L2 लाइन और L1 के पैरेलल है। Therefore इक्वेशन ऑफ L2 कैन बी रिटन एज x - 2/1 is equal to y + 1/-1 is equal to z - 3/1। ये ऐसा आ गया बच्चों ना, ये L2 का इक्वेशन आ गया ना। तो L1 L2 दोनों की इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, अब आगे लिखा हुआ है सपोज द लाइन L2 मीट्स द प्लेन M। अब प्लेन M क्या है हमारे पास, M डिनोट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं अपन पहले 2x + y - 2z। M जो प्लेन हमारे पास है उसका इक्वेशन हमारे पास है 2x। आगे देखते हैं बच्चों, 2x के बाद क्या है, +y - 2z। 2x + y माइनस का 2z = 6। एक बार कंफर्म करते हैं, 2x + y - 2z बराबर 6। 2x + y - 2z बराबर 6। ये प्लेन आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, सपोज दैट द लाइन L2 मीट्स द प्लेन M एट द पॉइंट Q एंड लेट R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन M। तो P तो हमारे पास है ही सही और प्लेन भी हमारे पास है, तो पहले हम चाहें तो R भी निकाल सकते हैं। या हमें L2 क्या कर रही है, प्लेन M को Q पॉइंट पे कट कर रही है। L2 लाइन जो हमारे पास है वो प्लेन M को किसी Q पॉइंट पे कट कर रही है ना।
तो क्यू पॉइंट निकालना है ना। तो मैं क्या करूं, पहले L2 पर एक पॉइंट मान लूं लैम्डा, तो क्यू के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं मैं लैम्डा प्लस 2 कोमा माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 3। अब हम चाहते हैं ये क्यू पॉइंट कहां लाई करे, प्लेन पे लाई करता है, इसको प्लेन में रख दो बस आप। तो 2 लैम्डा प्लस 4 आ गया, फिर इसको लिखा तो माइनस लैम्डा माइनस 1 आ गया, फिर हम जेड की जगह रखेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 6 बराबर 0 हो गया। इस 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, एंड व्हाट वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू, इस लैम्डा को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये प्लस का 3 आ गया, और प्लस के 3 से कितना हो गया, माइनस का 3, तो माइनस 9 आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9, और लैम्डा बराबर माइनस 9 आने से क्यू पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चों। लैम्डा के माइनस 9 आने से ये आ गया माइनस का 7, लैम्डा का माइनस 9 लिखा तो कितना आया बच्चों, ये प्लस 9 हो गया, 8 हो गया, और लैम्डा को माइनस 9 लिखने से आ गया माइनस 6। ये क्यू पॉइंट हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अपने को आर पॉइंट निकालना है, बस आर पॉइंट अपने को और निकालना है। लेट आर बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, पी हमें दे रखा था 2 - 1 3 एंड टू द प्लेन एम। प्लेन का इक्वेशन भी पता है हमें, वहां लिखा हुआ है हमने, पी भी लिख रखा है और हमने ये भी कैलकुलेट कर रखा है। तो मेरे हिसाब से इनकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इन सबको मैं रिमूव कर लेता हूं, और इन सबको रिमूव करने के बाद थोड़ा सा आसानी से अपन कैलकुलेट कर पाएंगे ना। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन दे रखा है एम, ये प्लेन हमने एम बना दिया, ये प्लेन एम बना दिया मैंने से, ये प्लेन एम मेरे पास है, और हमारे पास पी पॉइंट दे रखा है, पी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे 2 - 1 3, और हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस प्लेन पर ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और इसका जो फुट आ रहा है बच्चों उसको आर बोल रहे हैं, और मैंने मान लिया जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये एक्स वाई जेड है। तो इसको निकालना आता है जैसे स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं, ऐसे मेरे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो अगर आर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी से प्लेन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर का फुट है, तो x - 2 अपॉन प्लेन का इक्वेशन क्या है बच्चों, दिस, यहाँ 2 आ जाएगा a, फिर y - -1 अपॉन b का मतलब 1 आ गया, फिर z - z1 -3 अपॉन c, और c का मतलब -2 आ गया, इज इक्वल टू, इस पॉइंट को लाइन में रख दो बस, अब आप प्लेन में रख दो, सॉरी, तो ये 4 आ जाएगा, और 4 के बाद ये -1 आएगा, प्लेन में रख रहे हैं बच्चों है ना, फिर ये -6 आएगा, -6 को इंटरचेंज कर लिया 6 को, और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट z का स्क्वायर, ये ऐसा आ गया बच्चों ना। तो +3 आया, माइनस था, तो ये कितना आ गया 3 -12 -9 आया, +9 हो गया, 1 आ गया बच्चों है ना। बस यहाँ से फटाफट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो x y z आएगा वो r आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 के बराबर देखूँ तो 2 + 2 से 4 आ गया बच्चों, फिर ये आ गया 1, और ये कितना आ गया, y बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ से निकालूंगा तो ये z बराबर 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट r आ गया बच्चों हमारे पास। पी क्यू आर तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए, पी हमारे पास लिखा हुआ है, क्यू हमारे पास लिखा हुआ है, आर हमारे पास लिखा हुआ है, तीनों पॉइंट हमारे पास हैं। तो मैं इनको एक बार रीराइट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे शायद इन तीनों पॉइंट से मतलब है 2 - 1 3, और उसके बाद में एक आर पॉइंट क्यू हमारे पास था, क्यू आ गया -7 -8 -6, ये तीनों पॉइंट निकाल लिए हमने ना। बस बाकी अब इनकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इनमें से किसी बात की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब वो जो बोल रहे हैं वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखते हैं अपन। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से बना। तो पी क्यू की लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 9 से 81 आ जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर फिर 81 आ जाएगा, और z2 - z1 का होल स्क्वायर फिर 81 आ जाएगा। तो 81 तो बाहर आ गया, तो 9√3 आ गया बच्चों ना। और मेरे हिसाब से यही हमें दे रखा है ए ऑप्शन में, तो पी क्यू इज 9√3, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। एक तो करेक्ट आंसर ए हो गया। ऐसे मैं क्या करूंगा, क्यू आर की लेंथ निकाल लूंगा, तो क्यू आर की लेंथ 15 दे रखी है उन्होंने ना, तो क्यू आर की लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, क्यू आर की लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्यू आर निकाल लूंगा ना। अब निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, चेक कर सकते हैं कि क्यू आर 15 आएगा नहीं आएगा। तो क्यू आर 15 नहीं आता कैलकुलेट करने पर ना, कैलकुलेट कर लेंगे अब आप है ना बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अब हमें चाहिए एक ऑप्शन में ट्राइंगल का एरिया, ये करेक्ट नहीं आएगा बच्चों ना, क्यू और आर मैंने निकाल के बता ही दिया, आप डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर चाहिए, और एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड पी आर, हमें पता लगाना है कि पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल ही है कि हमारे पास। तो पी क्यू आर तीनों पॉइंट हमारे पास हैं, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और उससे फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया भी निकालना है, एरिया भी निकाल लेंगे है ना। तो बेसिकली पी पॉइंट हमारे पास है ही सही, 2 - 1 3, क्यू पॉइंट हमारे पास ये है, दैट इज -7 8 -6, और आर पॉइंट भी हमारे पास है, आर पॉइंट हमारे पास है 401। तो हमें एक तो क्या करना है, पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, शायद पी क्यू एंड पी आर के बीच में एंगल निकालना है।
तो पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो पी क्यू वेक्टर निकाल लो। पी क्यू वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9i आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसको माइनस करूंगा तो प्लस 9j आ जाएगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 9k आ जाएगा। ये बच्चों ये वाला वेक्टर आ गया। इसी तरह मैं पी आर वेक्टर निकाल लेता हूँ ना। पी आर वेक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पी आर वेक्टर विल कम आउट टू बी, पी आर वेक्टर विल कम आउट टू बी, अगर मैं निकालूंगा तो 4 में से 2 माइनस करो तो 2i आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस j आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। ये आ गया बच्चों ना। अब इनके बीच में एंगल निकालना आता है अपने को ना। तो मान लिया भाई इनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा को मैं निकाल सकता हूँ ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस 9 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 18 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 9√3, इसका मॉड 9√3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4, 8 और 1 9 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। तो ये हट जाएगा बच्चों यहाँ से ना, और ये आ जाएगा 1/3√3। तो बेसिकली ये जो आंसर है बच्चों करेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ शायद हमें दिया हुआ है 1/2√3, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/3√3 आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब मुझे एरिया निकालना है, बस पी क्यू आर का मुझे एरिया निकालना है। तो पी क्यू आर का एरिया निकाल सकते हैं अपन। पी क्यू वेक्टर मेरे पास है, पी आर वेक्टर मेरे पास है, ये पी क्यू वेक्टर मेरे पास है, और पी आर वेक्टर मेरे पास है। तो मुझे निकालना है द रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। बस ये मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों, पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर। और बस पी क्यू मेरे पास है, पी आर वेक्टर भी मेरे पास है, पी क्यू वेक्टर भी बच्चों मेरे पास है, पी आर वेक्टर भी मेरे पास है, और इसको फटाफट अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना। और आगे में मॉड की जरूरत है बस, तो अपन चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई डिटरमिनेंट नहीं बनाए। मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर का होल स्क्वायर कर दो, उसको आप लैग्रेंजेस के आइडेंटिटी लगा दो, तो मॉड ऑफ पी क्यू का होल स्क्वायर मॉड ऑफ पी आर का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा पी क्यू डॉट पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि मुझे मॉड ही चाहिए। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हो गया हमारे पास मॉड ऑफ पी क्यू का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 81 81 81, तो 3 × 81 आ जाएगा, ये 3 × 81, ये ऐसा आ जाएगा। फिर पी आर का स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो पी आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मॉड पी आर का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये 9 आ गया, माइनस अब पी क्यू डॉट पी आर मैंने निकाला था अभी, वो कितना आ गया था, वो 9 आ गया था शायद मेरे हिसाब से ना, तो 9 का स्क्वायर आ गया वो। तो बस ये 9 का स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो 81 तो बच्चों बाहर आ जाएगा, और 81 बाहर आने के बाद कितना बचा, 27 26 बच गया है ना, ये 26 आ गया। तो ये होल स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ से फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 1/2, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, इंटू 9 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ गया। और हमें एरिया चाहिए, इसको 3/2 कर दो, और इस जो एक 3 बचेगा उसको अंदर लेके आ जाओ आप ना। तो कितना हो गया बच्चों, वो 9 × 26 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2, 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एरिया आ जाएगा बच्चों 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 234 आ जाएगा, 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 234। तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। थोड़ा लेंदी था कैलकुलेट करने में, हालांकि कैलकुलेट करने में जोर आया नहीं, लेकिन थोड़ा लेंदी तो था सवाल है ना, तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों। लेट एफ एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कंसीडर द फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ दे रखा है, एक फंक्शन जी दे रखा है, डिफाइंड बाय दिस। गॉफ डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और फोक डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें जो है हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पता लगाना है कि F11 है कि ऑन टू है, G11 है कि ऑन टू है, ये हमें पता लगाना है ना। तो ध्यान से वहां देख सकते हैं अपने ना, अगर मैं F के बारे में पता लगाना चाहूँ तो F मेरे पास फंक्शन दे रखा है। तो अगर मैं देखूँ कि फर्स्ट केस अगर मैं लेता हूँ कि यहाँ पर अगर n ऑड हमारे पास है, तो Fn की रेंज में क्या क्या आ सकता है ना। अगर n ऑड है तो n को मैंने 1 लिखा तो 1 आ जाएगा बच्चों, 3 लिखने पर ये 2 आ जाएगा, 5 लिखने पर ये 3 आ जाएगा, और 7 लिखने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। यानी अगर n ऑड है तो अलग अलग ऑड पर f की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, लेकिन रेंज में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए। अब मैं सेकंड केस की बात करूं कि अगर मैं n को इवन ले लेता हूं ना, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो f का डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, f का डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, f का डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है।
ये गलत लिखा है बच्चों, ये z है ना, दिस इज z, ये z है बच्चों है ना, ये n से z में है और वो z से n में है ना, ये दिया हुआ है हमें। और गॉफ डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और फोक डिफाइन कर रखा है फिर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। तो बच्चों z है ना, ये n से z में डिफाइन कर रखा है, डोमेन n है, नेचुरल नंबर है, और z कोडोमेन जो है हमारे पास इंटीजर है ना। तो ये f से निकाला मैंने, जब n ऑड था तो f की रेंज में ही आ गया, अलग अलग ऑड पर f की वैल्यू अलग अलग आई, लेकिन रेंज में क्या आ गए, सारे नेचुरल नंबर आ गए। अब n को मैं इवन ले रहा हूँ, तो n को अगर मैं इवन लूंगा तो बेसिकली अलग अलग n पर अलग अलग f आएंगे, और अगर मैं n को इवन ले रहा हूँ तो मुझे लेना है 2 लेने पर कितना आ गया बच्चों, ये 1 आ जाएगा, 2 लेने पर ये 1 आएगा, और अगर मैं 4 लूंगा तो 0 आ जाएगा, 6 लूंगा तो बच्चों -1 आ जाएगा, और अगर मैं 8 लूंगा तो ये -2 आ जाएगा, फिर ये -3 आ जाएगा, तो लाइकवाइज ये -5 -4 -5 सब आ जाएंगे ना। यानी अब हम ध्यान से देखें कि हमारे पास जो है f के बारे में पता लगाना है कि 1 1 है कि इनटू है कि ऑन टू है। तो सिंस f का कोडोमेन z है, तो ध्यान से देखें f की रेंज में ये एलिमेंट भी आ रहे हैं और f की रेंज में ये एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में सारे इंटीजर आ गए हैं ना, तो इसका मतलब f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। एक तो f हमारे पास हो जाएगा ऑन टू। लेकिन अगर 1 1 मेनी 1 की बात करूं तो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास 1 यहां भी मिल रहा है और 1 मुझे यहां भी मिल रहा है। यहां 1 कब मिला होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि f(1) बराबर भी 1 आ रहा है, और ध्यान से देखें कि f(2) बराबर भी कितना आ रहा है, f(2) बराबर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब f क्या हो गया, मेनी 1 हो गया ना, यानी मेनी 1 इंटू हो गया वो, f इज मेनी 1 इंटू। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो f जो फंक्शन आ रहा है मेनी 1 इंटू आ रहा है ना, तो f इज मेनी 1 नॉट 1 1, और मेनी 1 ऑन टू आ रहा है, तो d इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे में g के बारे में पता लगा लेता हूं ना। g हमारे पास जो फंक्शन है वो देखो यहां पर है हमारे पास, g हमारे पास है इस तरह से, g लिखा हुआ है कि g ऑफ n इज इक्वल टू दिस, और हमें दे रखा है g का डोमेन इंटीजर है और कोडोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं कि n बिलोंग्स टू w है, n बिलोंग्स टू w बोले या n ग्रेटर इक्वल टू 0 बोले, क्योंकि उसका डोमेन इंटीजर है, तो n ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब होल नंबर हो गया ना। तो g ऑफ n जो हमारे पास आएगा, g ऑफ n वो कितना आएगा बच्चों, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर आते रहेंगे ना। अब जब n नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, -1 -2, तो g की रेंज में क्या आएंगे बच्चों, g की रेंज में आएंगे -1 रखता हूं तो 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो अलग अलग इंटीजर्स पर g की वैल्यू अलग अलग तो आ रही है, यानी बेसिकली g 1 1 तो है। लेकिन अगर हम ऑन टू इनटू की बात करें तो सिंस उसका कोडोमेन नेचुरल नंबर है, और अगर हम रेंज की बात करें g की रेंज में 1 नहीं आएगा, तो देयरफॉर g क्या हो गया बच्चों, ऑन टू इनटू हो गया। gn जो फंक्शन हो गया वो इनटू फंक्शन हो गया, लेकिन साथ में क्या हो गया, 1 1 हो गया ना, 1 1 हो गया ना। f तो मेनी 1 आया हमारे पास, ऑन टू आ गया, लेकिन gn हमारे पास इनटू आया और 1 1 आया ना। तो g के बारे में चेक करते हैं अपन, g में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, g हमारे पास 1 1 तो आया है, तो ये d सी इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों ना। अब अपन एक फोक की बात करेंगे और एक गोफ की बात करेंगे। तो फोक हम निकाल सकते हैं बच्चों ना, अगर मैं f ऑफ gx की बात करूंगा तो हम फोक भी निकाल सकते हैं ना। और फोक निकालने के बारे में फिर हमें देखना पड़ेगा कि फोक निकालने के लिए हमें बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास मुझे f ऑफ g निकालना है ना, तो f ऑफ gn निकालना है मुझे। तो f ऑफ gn निकालने के लिए क्या करूं बच्चों, f में जहां भी x आ रहा होगा, जहां भी n आ रहा था वहां मैं क्या रखता हूं, gn रख देता हूं ना। तो gn प्लस 1/2 यह आ जाएगा, gn प्लस 1/2, दिस इज gn प्लस 1/2, और एक कब आ जाएगा, इफ gn इज ऑड, इफ gn इज ऑड। फिर बच्चों कितना आएगा, वो 4 माइनस gn आ जाएगा अपॉन 2, और ये कब आएगा, when gn इज इवन, gn इज इवन, gn इवन आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस gn अपॉन 2, 4 माइनस gn अपॉन 2, और ये कब आएगा, जब gn हमारे पास इवन नंबर है। अब देखो हमने g निकाल रखा था, तो g हमारे पास ऑड कब आ रहा है एक्चुअली ना। तो g अगर ऑड आ रहा है मेरे पास, तो g ऑड के केस में हमारे पास आ रहा है g अगर ऑड मेरे पास है तो तब आ रहा है हमारे पास जब n 0 के बराबर 0 से बड़ा है, यानी n होल नंबर है, क्योंकि हमें यहां पर इसको रिप्लेस करना है और फंक्शन लाना है मुझे ना। तो gn ऑड कब आ रहा है ये मुझे देखना है, n के टर्म्स में लाना है, और यहां भी मुझे एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n चाहिए ना। और gn इवन कब आ रहा है ये मुझे देखना है ना। तो अगर हम देखें gn ऑड कब आ रहा था,
जब हमारे पास n 0 के बराबर 0 से बड़ा था, और gn इवन कब आ रहा था, जब n लेस देन 0 था। तो बस इसको रिप्लेस कर देते हैं अपन, और gn 3 + 2n था, और उस केस में फिर हमारे पास -2n आ जाएगा ना। तो ये ऐसे कैलकुलेट करके निकालेंगे बच्चों फिर अपन है ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज, अगर ऑड आ रहा है तो ऑड के केस में हमारे पास कितना आ रहा है, वो ऑड के केस में आ रहा है n इज बिलोंग्स टू w, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले या n बिलोंग्स टू w बोले, एक ही बात है। और जब n w है तो उस टाइम gn ऑड आ रहा था, और gn था क्या हमारे पास, 3 + 2n था। तो 3 + 2n, ये gn की जगह मैंने 3 + 2n लिखा, फिर +1 आया था, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 + n आ गया है, दिस इज 2 + n व्हेन n बिलोंग्स टू w। अब gn इवन कब आ रहा था बच्चों, जब n लेस देन 0 था। n लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, n बिलोंग्स टू z माइनस हो गया, वो नेगेटिव इंटीजर हो गया मतलब है ना। और उस केस में कितना था, -2n था वो, तो यहाँ -2n लिखूंगा तो फिर ये 2 + n आ जाएगा बच्चों, ये फिर 2 + n आ जाएगा। तो ये फोक आ गया बच्चों हमारे पास है ना। अब इस फोक से मुझे पता लगाना है कि भाई किस तरह का होगा ना। तो हम देख सकते हैं भाई, अगर n बिलोंग्स टू w हमारे पास है, अगर n बिलोंग्स टू w हमारे पास है, तो अगर मैं फोक के बारे में पता लगाना चाहूं, अगर मैं फोक के बारे में पता लगाना चाहूं, तो n बिलोंग्स टू w का मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 रख दें, तो 0 रखने पर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा बच्चों, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, इस तरह से आता रहेगा ना। और अगर n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, अगर n नेगेटिव इंटीजर मेरे पास है, तो उस केस में फिर फोक आएगा हमारे पास, उस केस में फोक आएगा हमारे पास, n को मैंने लिखा -1 तो 1 आ जाएगा, n को लिखा मैंने -1 तो 1 आ जाएगा, फिर मैं -2 लिखूंगा तो 0 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, ऐसा आ जाएगा ना। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये तो मैं बोल ही सकता हूं कि अलग अलग पर अलग अलग आ रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फोक जो हमारे पास आ रहा है वो 1 1 आ रहा है, और हमारे पास फोक की जो रेंज आएगी वो कहां से आएगी बच्चों, जेड में से आएगी ना। तो हम देख रहे हैं कि भाई रेंज में सारे नेगेटिव इंटीजर आ गए, 0 1 सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो रेंज इसकी क्या आ गई हमारे पास, जेड आ गई ना। फोक की रेंज जेड है, यानी फोक बेसिकली क्या हो गया, ऑन टू हो गया ना, फोक इज ऑन टू, और बेसिकली 1 1 भी हो गया ना, ये 1 1 भी हो गया ना, दिस इज 1 1। तो फोक ऑन टू आएगा और 1 1 आ जाएगा, फोक इज ऑन टू एंड 1 1, फोक आएगा हमारे पास ऑन टू एंड 1 1। तो ऑप्शन पर आते हैं, हमारे फोक हमारे पास है ऑन टू एंड 1 1, फोक इज ऑन टू एंड 1 1, जबकि यहाँ लिखा हुआ है नॉट 1 1 एंड ऑन टू, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 1 1 आया है और हमारे पास ऑन टू भी आया है। अब गॉफ चेक करना है बच्चों को सबने को ना, तो गॉफ चेक करने के लिए वही हम तरकीब लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, जी में जहां भी एन आ रहा है वहां एफ रख देंगे ना, जी में जहां भी एन आ रहा है वहां हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ एन, निकाल रहे हैं ना, जी ऑफ एफ एन। तो जी हमारे पास क्या था, जी हमारे पास था 3 + 2n, जब n 0 के बराबर 0 से बड़ा है, तो और एक बार था -2n, तो यहां अगर हम देखें तो 3 + 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन आ गया बच्चों है ना। और ये कब आएगा, व्हेन एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर ये आएगा -2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन, और ये कब आएगा, जब एफ ऑफ एन इज लेस देन 0। अब हमें पता है एफ के बारे में कि भाई एफ 0 के बराबर 0 से बड़ा कब हो सकता है ना, तो वो हम देख लेंगे, यहाँ पर अलग से हम डिफाइन करके देख लेंगे। यानी एफ ऑफ एन हम चाह रहे हैं भाई 0 के बराबर 0 से बड़ा है तो कब आ सकता है ना। तो देखो अगर हमें एफ के बारे में देखना पड़ेगा, हम देख रहे थे कि भाई एफ 0 के बराबर 0 से बड़ा कब आ रहा था, जब एक तो एन ऑड था हमारे पास, एक तो हमारे पास एन क्या है, ऑड है ना। तो एन को अगर मैं ऑड रखूंगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर लेकिन हम यहां देखें भाई, जब n बराबर 2 लिखा और जब n बराबर हमने 4 लिखा तब भी वो पॉजिटिव आया है ना। n बराबर 2 लिखा और n बराबर 4 लिखा, 2 और 4 पर भी आ गया वो, और सारे ऑड पर भी आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास n इज द एलिमेंट ऑफ 1 3 5, इन सब पर भी वो पॉजिटिव आएगा। फिर n बराबर 2 देखें तो n बराबर 2 पर भी आएगा और n बराबर 4 पर भी आएगा। लेकिन n बराबर 2 पर fn कितना आया था हमारे पास, 1 आया था, और n बराबर 4 पर कितना आया था, 0 आ गया था। क्योंकि हमें देखना है इसको रिप्लेस करना है, n की मुझे n से रिप्लेस करना है, और यहां मुझे f ऑफ n रखना है ना। और यहां अगर मैं f ऑफ n रखूंगा तो बेसिकली वो f ऑफ n हमारे पास क्या था, जब n ऑड था, जब n ऑड था हमारे पास
तो उस टाइम हमारे पास एफ ऑफ एन कितना था, जब एन ऑड है तो एफ ऑफ एन हमारे पास एन प्लस 1/2 है ना। मैं और लिख देता हूँ यहाँ एफ ऑफ एन कितना आ गया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 आ गया ना। अब हमें देखना है कि एफ एन नेगेटिव कब है, एफ एन हमारे पास नेगेटिव कब है। एफ एन नेगेटिव कब होगा, एफ एन नेगेटिव का मतलब हो गया कि हमारे पास ये एफ एन लिखा हुआ है। नेगेटिव कब आया था, जब हमारे पास ये 2 से आया था, ये 4 से आया था, 6, 8, 10 से आएगा ना, और उस केस में आएगा 4 माइनस n/2। तो ये आ गया हमारे पास n बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 और 4 पर तो वो आ गया था 6, 8, 10, 12, और इस पर हमारे पास ये fn कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 माइनस n/2 आ गया। बट इसको रख दो अब यहाँ पे, यहाँ से हम g ऑफ एफ ऑफ एन निकाल लेंगे ना, g ऑफ एफ ऑफ एन निकाल लेंगे ना। तो बेसिकली कितना आया हमारे पास ये, जब n को मैंने ऑड लिखा, जब मैंने n को ऑड लिखा, तो जब n ऑड था हमारे पास, जब n ऑड था, ऑड नेचुरल नंबर था, तो उस टाइम ये कितना आएगा, एफ ऑफ एन की जगह रखूंगा n प्लस 1/2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 प्लस n आ जाएगा बच्चों ना, ये आ जाएगा 4 प्लस n। फिर जब मैं n बराबर 2 लूंगा, n बराबर 2 अलग से लिया मैंने, n बराबर 2 पर वो कितना आया, 1 आया, तो 1 से कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। फिर मैंने कितना लिया, n बराबर 4 लिया, n बराबर 4 पर कितना आया, 0 आ गया, यानी 3 आ गया। अब अगर मैं ले रहा हूँ एफ एन नेगेटिव, तो वो कब आएगा, n बिलोंग्स टू, वो आ जाएगा 6, 8, 10, 12, इन सब पर आएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-4 आ जाएगा बच्चों, ये n-4 आ जाएगा। अब देखो ये मैनी वन तो आएगा ही आएगा, मैनी वन इसलिए आएगा हमारे पास क्योंकि हम देख रहे थे भाई f हमारे पास मैनी वन था, यानी अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, क्योंकि हमने देखा था एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू बराबर थे, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा g ऑफ एफ ऑफ वन और मैं निकालूंगा g ऑफ एफ ऑफ टू, तो बेसिकली ये तो बराबर आएंगे, क्योंकि एफ ऑफ वन कितना आ रहा था हमारे पास, एफ ऑफ वन आ रहा था हमारे पास, शायद एफ ऑफ वन आ रहा था हमारे पास एफ ऑफ वन बराबर, अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो एफ ऑफ वन बराबर कितना आ रहा था हमारे पास, 1 आ रहा था, और हमारे पास जी ऑफ टू भी, एफ ऑफ टू भी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था ना। तो बेसिकली ये हमारे पास बराबर आ जाएंगे, ये एफ ऑफ वन बराबर आ रहा था 1, तो ये जी ऑफ वन बन जाएगा, और एफ ऑफ टू भी बराबर बना रहा था, जी ऑफ वन निकल जाएगा, और जी ऑफ वन में निकाल ही सकता हूँ, जी ऑफ वन अगर मैं निकालूंगा तो जी ऑफ वन कितना आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे ये, क्योंकि हम देख रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालें और इस फंक्शन की 2 पर निकालें, वो बराबर आएगी, यानी ये मैनी वन हो जाएगा हमारे पास। अब इनटू ऑन टू की बात करते हैं, तो इनटू ऑन टू के अंदर ये जब मैंने जी फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इस जी फंक्शन के बारे में अपन सोच सकते हैं कि भाई इसकी रेंज में किस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो जब हमारे पास ऑड है, अगर हमारे पास n बराबर ऑड है, अगर n ऑड हमारे पास है, तो हमारे पास जो गॉफ आ रहा है ना, g ऑफ एफ ऑफ n आ रहा है, इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 5, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो 3 रखूंगा तो 7 आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं 5 रखूंगा तो 9 आ जाएगा, ये इस तरह के नंबर यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद फिर 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, ये तो मुझे यहाँ से मिलेंगे। फिर हम देख रहे हैं अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो n बराबर 2 पर कितना आ गया बच्चों, ये n बराबर 2 पर ये 5 आ गया, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, g ऑफ एफ ऑफ n बराबर 5, ये 5 आ गया, हालांकि दोबारा आ गया वो, और n बराबर अगर मैं रखता हूँ 4, तो n बराबर 4 पर कितना आ जाएगा, g ऑफ एफ ऑफ n बराबर, ये कितना आ गया हमारे पास, ये 4, ये 3 आ गया बेसिकली ना। और फिर अगर मैं n बराबर 6, 8, 10 की बात करूंगा, 6, 8, 10, 12, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, तो देयरफॉर g ऑफ n की जो रेंज आएगी, या गॉफ की जो रेंज आ जाएगी हमारे पास, उसकी रेंज में हमारे पास एलिमेंट आएंगे, अगर मैं 6 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, अगर मैं 8 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं जी की रेंज निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास रेंज में 1 नहीं आएगा, बस ना, जी की रेंज में 1 नहीं आएगा, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5, 6, 7, 8 सब आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, एक तो मैनी वन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, और एक ये इंटू फंक्शन हो गया ना, मैनी वन इंटू हो गया ना, तो ये मैनी वन इंटू आ जाएगा बच्चों हमारे पास, दिस इज मैनी वन इंटू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑफ इज मैनी वन इंटू, तो ये ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, ए और डी करेक्ट आ जाएंगे बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट z1 बराबर 1 + 2 आयोटा एंड z2 बराबर 3 आयोटा बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1। लेट s इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यानी हमें ऑप्शन पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि लोकस एक सर्कल आने वाला है, और हमें बस सर्कल का सेंटर रेडियस निकालनी है ना, और उसमें z1 हमें दे रखा है क्लियर कट, और z2 हमें दिया हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से आसान सवाल की कैटेगरी में आता है।
तो सिंस हमें दे रखा है कि x प्लस आइटा वाई माइनस Z1, और Z1 का मतलब हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, फिर ये कितना हो जाएगा x प्लस आइटा 2 इंटू, ये मुझे रखा है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस आइटा वाई, और Z2 कितना दिया हुआ है 3 आइटा दिया हुआ है ना, Z2 इज 3 आइटा, बस स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पर ना, तो स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। बस इसको इंटरचेंज कर लेंगे, सर्कल दिख ही रहा है ऑप्शन से कि सर्कल आएगा, तो वी गेट 3x स्क्वायर, और सर्कल है तो 3y स्क्वायर भी आएगा, इसका मतलब है ना x का टर्म वहाँ तो आएगा नहीं, तो प्लस 2x आ जाएगा बच्चों ना, y का टर्म वहाँ कितना आएगा 6 से 24 बन जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा -4, तो माइनस का 20y आ जाएगा ना, फिर कांस्टेंट टर्म को देखें तो 9 से 36 आएगा, 36 में से 5 कम कर देंगे हम, 31 आ जाएगा मतलब ना बराबर 0। तो बस ये सर्कल की इक्वेशन आ गई बच्चों, हमारे पास एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, 2/3 इंटू एक्स, और फिर कितना आ जाएगा माइनस 20/3 इंटू वाई आ जाएगा प्लस 31/3 बराबर 0, ये ऐसा आ गया। तो बस क्लियरली इसका सेंटर कितना आ गया -1/3 10/3 आ गया, ये तो इसका सेंटर आ जाएगा। जहाँ तक रेडियस की बात है तो जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर और माइनस का सी का मतलब 31/3, तो इसमें से हम 9 एलसीएम ले लेंगे, उससे 3 बाहर आ जाएगा, और फिर ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 100, और ये आ जाएगा 93, तो 8 आ गया, 8 से आ गया 2√2/3, तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, तो दोनों करेक्ट आ जाएंगे बच्चों, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों ना, ये रिलेशन से रिलेटेड सवाल है। लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ, यानी ऑन द सेट का मतलब या इसमें से इससे डिफाइन है, यानी हमें रिलेशन निकालना है जो यहाँ से यहाँ डिफाइन है, और इसमें 6 एलिमेंट हमारे पास, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। हमें ऐसे रिलेशन बनाने हैं आर जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, और जो इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, यानी 3 रेस्ट्रिक्शन हो गए। आर के अंदर हमें 10 एलिमेंट रखने, रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है और सिमेट्रिक भी होना जरूरी है ना, बी डिनोटेड बाय डेल्टा। तो हम कितने रिलेशन ऐसे बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, और उनके अंदर एग्जैक्टली 10 एलिमेंट आने चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव में तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्योंकि 6 एलिमेंट तो आएंगे, ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, डी कमा डी, ई कमा ई, और एफ कमा एफ। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 6 एलिमेंट तो मेरे पास आएंगे, इनमें से कोई एलिमेंट में कम नहीं कर सकता है ना, ये तो मुझे इंसर्ट करने ही पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब हमें सिमेट्रिक बनाना है, तो और हमें लेकिन हमें ऑर्डर्ड पेयर भी, नंबर ऑफ एलिमेंट भी ध्यान रखने, 10 होने चाहिए ना। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम ध्यान से देखो ना, कि अगर मैं जैसे सिमेट्रिक के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हम सिमेट्रिक रिलेशन मुझे बनाना है, तो और हमें एलिमेंट रखने 10, तो एलिमेंट 10 का मतलब कुछ तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, इन 6 के अलावा कुछ तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। और अगर मैं ऐड करूं, मान लो मैं ए बी को लूं, या तो मैं ए बी को लूंगा, यानी अगर मैं इनसे पेयर बनाऊं, या फिर मैं ए सी की बात करूं, तो ये 6 हमारे पास है, तो इनसे कितने पेयर बन जाएंगे, 62 पेयर बन जाएंगे ना, यानी 15 पेयर आ जाएंगे ना। 15 पेयर का मतलब एक ए बी आ गया, फिर इसके बाद ए सी आ गया, फिर उसके बाद ए डी आ जाएगा, फिर यहाँ से ए ई आ जाएगा, फिर यहाँ से ए एफ आ जाएगा, ये ऐसे सारे पेयर बना दिए मैंने, ऐसे 15 पेयर बनेंगे ना। तो मुझे क्या है, इन 6 के अलावा कोई 4 एलिमेंट ऐड करने, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो 15 पेयर बने ना हमारे पास, इनमें से हमारे पास अगर हमें, क्योंकि मैं ए बी लूंगा तो बी ए तो लेना ही पड़ेगा, और अगर मैं ए सी लूंगा तो मुझे सी ए तो लेना ही पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो हम क्या करें, इन 15 में से कोई से भी 4 ले लें, नहीं 15 में से कोई से भी 2 ले लें अपन, क्योंकि अगर मान लो मैंने ए बी लिया तो बी ए लेना पड़ेगा, ए सी लूंगा तो सी ए लेना ही पड़ेगा मुझे, तो 2 तो अपने आप आएंगे ना, मुझे तो बस इन 15 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है ना। तो नंबर ऑफ, यानी जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 15C2 आ जाएगी, यानी 15 इंटू 14 अपॉन 2 आ गया वो। मेरी बात शायद क्लियर हो गई ना, 15 इंटू 14/2 दैट इज 105 रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल्टा इज 105 मतलब डेल्टा बेसिकली उन रिलेशंस की काउंटिंग है जो यहां से यहां डिफाइन किए गए हैं, जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, और जिनमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट लेने। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इन 6 में से कोई ऑप्शन नहीं है मुझे, लेकिन 4 और लेने हैं, और उसके 4 इस तरह लेने हैं कि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो ये जो 15 पेयर हमारे पास बन सकते थे, अगर मैं 2-2 के पेयर बनाता
तो 15 पेयर बन जाते। इन 15 पेयर में से मुझे एग्जैक्टली 2 लेने हैं, क्योंकि अगर मान लो मैंने ये 2 लिए तो बी ए लूंगा और सी ए ले लूंगा, तो मुझे 15 में से एग्जैक्टली 2 लेने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस या वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 105।